Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing gravitation and in this part 6 video lecture we will discuss about mass and weight. Yes, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मास और वेट के बारे में और इम्पॉर्टेंट थिंग हम देखेंगे कि बेसिकली मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है और क्यों वेट की वैल्यू अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होती है। इट मीन्स कि वेट की वैल्यू वेरिएबल क्यों होती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मास से। तो स्टूडेंट्स, आपने आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे। देखिए, आप सामने पिक्चर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई स्पून है, कोई बॉल है, कोई पर्टिकुलर की हो सकती है, ठीक है, कोई स्टूल हो सकता है या कोई लिविंग और ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने आपके सराउंडिंग में देखे होंगे। सबसे ख़ास बात इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या होती है कि ये ऑब्जेक्ट्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक शेप होता है, ठीक है। वो स्पेसिफिक शेप या स्ट्रक्चर जो होता है वो उनके अंदर मटेरियल की जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ज़्यादा मटेरियल होगा तो ज़्यादा बड़ा शेप स्ट्रक्चर होगा, कम मटेरियल होगा तो कम साइज़ होगा, कम स्ट्रक्चर शेप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किसी न किसी मटेरियल से बना है और उस मटेरियल की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी फिक्स है उसमें, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वांटिटी उसकी है उस मटेरियल, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं मास की तो मास क्या है? मास बेसिकली मास इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में उससे उसके मटेरियल की जितनी क्वांटिटी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का मटेरियल क्या हो गया? सीमेंट, कॉन्क्रीट हो गया, रेत हो गई। तो इस पर्टिकुलर सीमेंट, कॉन्क्रीट, रेत की जो क्वांटिटी उसके अंदर उस बिल्डिंग मटेरियल में है वो क्या होगा? उसका मास होगा, ठीक है। सो मास इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बॉडी, ठीक है। क्यों होती है? बिकॉज द मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद द प्लेस। मास किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। और बेसिक प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये बदलती नहीं है विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, सपोज आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल, सपोज लेदर की बॉल है आपके पास, ठीक है, वो बॉल को आपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है, सपोज थोड़ी देर के बाद आप उसे कहीं और लेकर चले गए। तो बॉडी का जो मास था, मतलब बॉल का जो मास था, वो कभी भी लोकेशन के हिसाब से बदला नहीं। जो बॉल की क्वांटिटी जो थी मटेरियल की, उसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जो थी, थोड़ी देर बाद आप किसी दूसरी लोकेशन पे आप उसे लेके जाइए, उसकी क्वांटिटी वही की वही रहने वाली है। इट मीन्स वो ना तो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, ना शेप चेंज कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर का जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सो लोकेशन के बदलने से बॉडी के अंदर जो मटेरियल है उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि द बेसिकली मास इज़ अ फिक्स क्वांटिटी, मास इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। क्लियर? देखिए, एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है, दिस मीन्स दैट द बॉडी हैविंग द मास ऑफ 4 किलोग्राम विल हैव द सेम मास ऑन द अर्थ, ऑन द मून, ऑन द सैटेलाइट और एनी अदर प्लेस। अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी का मास अगर 4 किलोग्राम है किसी प्लेस पे, तो आप उसे चांद पर ले जाइए, स्पेसक्राफ्ट में ले जाइए, ठीक है, यूनिवर्स में ले जाइए, स्पेस में ले जाइए, किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाइए, हमेशा उसकी जो मास है उसकी वैल्यू 4 किलोग्राम ही रहने वाली है। उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। एक लोकेशन पे जितनी थी हमेशा दूसरी लोकेशन पर भी उतनी ही होगी, ठीक। तो हम बात करते हैं अगर मास की, तो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मास कैसी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि इस डायरेक्शन में मास की वैल्यू ये है, इस डायरेक्शन में मास की वैल्यू ये है, ठीक है। सो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इट्स अ कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एंड दिस मीन्स दैट द मास कैन बी एडेड बाय नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल। इसलिए आप मास को क्या कर सकते हैं? नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल दो बॉडीज़ हैं, एक का मास क्या है 1 किलोग्राम और दूसरी बॉडी है उसका मास कितना हो गया 2 किलोग्राम। तो अगर मैं कहूँ कि बताइए दोनों का कंबाइन मास कितना हुआ, तो आप फटाफट बता दोगे दोनों को ऐड करके कि सर 3 किलोग्राम। दोनों का कंबाइन मास कितना हुआ? 3 किलोग्राम। सो मैंने सिंपल को यहाँ पर एक एल्जेब्रिक रूल अप्लाई किया, जो हम नॉर्मल एडिशन का रूल अप्लाई करते हैं, उससे मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्पेशल रूल नहीं था इनको ऐड करने का, ठीक है। सो दैट्स वाई मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस मीन्स दैट मास कैन बी एडेड बाय नॉर्मल एल्जेब्रिक रूल्स। सो हमने मास के बारे में पता कर लिया। मास इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ एनी बॉडी।
तो चलिए, अगर मास को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो न्यूटन का सेकंड लॉ हमने देखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किस तरह से आप अगर देखेंगे, ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ है, आप सभी को याद होगा। अब देखिए यहाँ पर फोर्स जो है वो बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन कर रहा है। वो बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी है, इस पर अगर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है और उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, तो ये बेसिकली इसका रिलेशन क्या होगा, इस फोर्स की वैल्यू होगी इस बॉडी के मास और इसमें प्रोड्यूस होने वाले एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के मास की वैल्यू पता लगा सकते हैं। अगर कोई अननोन बॉडी है, ठीक है, उसके मास की वैल्यू आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ उस पर सिंपल एक फोर्स अप्लाई किया जिससे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ द मास कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए ये जो फार्मूला है आपका, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिटी पुटअप कर दें, इट मीन्स कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 पुटअप कर दें, तो देन यहाँ पर फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास। क्लियर। तो हम सिंपल वे में ऐसा बोल सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट इनटू द यूनिट एक्सेलरेशन। इफ द मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड द बॉडी हैज़ अ मोर मास एंड वाइज वर्सा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी है, इस बॉडी पर आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, इस बॉडी का मास आपको पता नहीं है, इस बॉडी पे आपने फोर्स एफ अप्लाई कर दिया। हाँ, सबसे खास बात कि इस बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर कोई आपने किसी बॉडी पर इतना फोर्स लगाया जितना फोर्स लगाने की वजह से इस बॉडी में 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि इस जितना फोर्स आपने लगाया एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू का क्या है, इसका मास है, ठीक है। क्लियर। अगर सपोज कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उस बॉडी पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से इसमें यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ इट मीन्स कि इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन कितना है, ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से इसमें यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो डेफिनेटली इस बॉडी का मास भी कितना है, 10 किलोग्राम का है। इस बॉडी का मास भी कितना है, 10 किलोग्राम है। और यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर होती है कि अगर कोई बॉडी बल्की है, कोई बॉडी ज़्यादा वेट की है, तो डेफिनेटली इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर कोई बॉडी बल्की है, सपोज उसको 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, तो डेफिनेटली इसका अगर मास प्रोड्यूस हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि इस बॉडी का जो मास है वो कितना होगा, 20 किलोग्राम होगा। तो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, या जितना ज़्यादा फोर्स आप लगा रहे हैं किसी बॉडी में यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, तो डेफिनेटली उस बॉडी का मास भी उतना ज़्यादा ही है, ठीक। सो सेकंड वे होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के बैलेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। ये बैलेंसेस आपने देखे होंगे नॉर्मली ग्रॉसरी स्टोर्स के अंदर, या आप कोई मटेरियल परचेज करने गए होंगे, ठीक है, किराना दुकान पर, या कोई आपने कोई भी पर्टिकुलर चीज़ें खरीदी होगी जिसको आपने तोल कर ख़रीदा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप बेसिकली इस तरह के जो बैलेंसेस होते हैं, उन बैलेंसेस की मदद से आप उस पर्टिकुलर मटेरियल का मास पता कर रहे होते हैं, या उस पर्टिकुलर मटेरियल का मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल आपने किसी किराना दुकान पर गए, आपने शक्कर परचेज़ की, ठीक है, तो शक्कर परचेज़ की, तो इस शक्कर की क्वांटिटी आप जितनी यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या करते जा रहे हैं, आप इस शक्कर का मास इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है, इस शक्कर का मास इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, बैलेंस का यूज़ आप किस लिए कर रहे हैं, मास को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मास को हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली किसमें, किलोग्राम में, ठीक। तो चलिए अब तो बात करते हैं हम वेट की, ठीक है। सो वेट के बारे में अगर हम देखें तो वेट ऑफ द बॉडी इज़ अ फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है, जितने फोर्स से बॉडी को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। आप देख सकते हैं ये पर्सन खड़ा हुआ है, इस पर्सन को ये अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है इस बॉडी का, या अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इस पर्टिकुलर बॉडी को अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो वैल्यू होगी, वो फोर्स की वैल्यू ही क्या होगी, वेट होगी एक्चुअल में इस बॉडी का, ठीक है।
तो जिस फोर्स से ये बॉडी अर्थ की तरफ खिंचा रही है वही फोर्स क्या कहलाएगा, उस बॉडी का वेट। तो अब क्योंकि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि हम ग्रेविटी वाले फोर्स की बात कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में जब हम मास की वैल्यू m और एक्सेलरेशन की वैल्यू g पुट अप करेंगे, दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और हमने कह दिया कि ऑलरेडी वेट क्या है, वो किसके इक्विवेलेंट है, बेसिकली फोर्स के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए हमने वेट का सिंबल w पुट अप किया। सो हमें यहाँ पर एक नया फार्मूला मिल रहा है, w इज इक्वल टू मास इंटू जी, w इज इक्वल टू m इंटू जी। सो वेट इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट का जो फार्मूला है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो बदलता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस से अगर आप अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग हाइट पर ऑब्जेक्ट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा। और जी की वैल्यू बदलेगी तो डेफिनेटली डब्ल्यू की वैल्यू या वेट की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वेट की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, और ये वेरिएबल किस वजह से हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, इसलिए वेट कभी भी फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकता किसी बॉडी की, ओनली ड्यू टू इट बिकॉज इट्स द वेरिएबल एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, सो द वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, इफ द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस। ठीक, तो चलिए इसे समझने के लिए हम कुछ केसेस कंसिडर करते हैं। सपोज फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं हम लोग कि बॉडी इज़ ऑन द मून। सपोज बॉडी कहाँ पर है, मून पर है, बॉडी चांद पर पहुँच गई। देखिए ये भाई साहब पहुँच गए चांद पर, कमर पर हाथ रखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े हैं, बिकॉज क्योंकि ये चांद पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बेसिकली इन भाई साहब का जो वेट है वो चांद पर कितना होगा, मून पर कितना होगा। ठीक है, ये साथ में एक बैलेंस भी लेकर गए हैं अपने। तो अगर हम बात करें इस फार्मूले की, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के फार्मूले की, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि जो वेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरह से हम सबसे पहले बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी की, तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला है। यहाँ पर जी एम क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून। हम यहाँ पर मून की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला केस हमने मून के लिए ले रहे हैं। ठीक है, और कैपिटल जी क्या हो गया, इट इज़ ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट्स कांस्टेंट इन ऑल ओवर द यूनिवर्स। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पूरे यूनिवर्स में फिक्स है, कहीं पर भी किसी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। कैपिटल एम जो हो गया वो बेसिकली मास ऑफ द मून है। मास ऑफ द मून होता है 7.3 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। एंड आर एम क्या हो गया, आर एम इज़ बेसिकली द रेडियस ऑफ द मून, इट इज़ 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो अगर कोई पर्सन किसी मून की सरफेस पर खड़ा है तो उसकी मून की सरफेस से उसके सेंटर की दूरी कितनी होगी, ऑब्वियसली रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, सो मून की रेडियस के इक्वल होगी अगर कोई पर्सन सरफेस पर खड़ा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर अगर g की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे g इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये हो गया बेसिकली स्मॉल g इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻ इंटू -11 हमने पुटअप कर दी। कैपिटल M जो है वो मास ऑफ द मून है, वो हमने पुटअप कर दिया। यहाँ पर दिया हुआ है 7.3 10⁻22 किलोग्राम। एंड आर एम इज़ द रेडियस ऑफ द मून, वो ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पर 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर और उसका स्क्वायर। ठीक है, अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली ये छोटा सा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी एम, इट मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द मून। तो इस पर्सन के लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा मून पर वो कितना होगा, 1.6 इंटू 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो दिस इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द मून। तो अब देखिए हमें पता है बेसिकली वेट डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से हम किस चांद पर किसी पर्टिकुलर बॉडी का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एज वी नो द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया है इसको बहुत अच्छे से, ये होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो चलिए अगर हम देखना चाहें कि बेसिकली अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और मून का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना फ़र्क है,
तो बेसिकली डिवाइड द GE/GM, अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को डिवाइड कर दीजिए आप मून के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। सो फाइनली ये जो रेशो होगा GE/GM का 9.8/1/6 1.6। सो फाइनली यू विल गेट द फिगर 6.125, या इसको आप अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से 6 लिख सकते हैं, GE/GM इज इक्वल्स टू 6। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे द रेशो ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज बेसिकली इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ से अगर आप GM की वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका 6 पार्ट, ठीक है, 1/6 पार्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द मून। तो इसी तरह से हम वेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम वेट की अगर बात करें तो वेट ऑन द मून क्या होगा, वेट ऑन द मून होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हो गया फिक्स वैल्यू m जो थी उसकी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉर द मून जो है वो GM से शो कर रहे हैं हम। तो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इस GM के लिए जो अर्थ वाला फार्मूला लिखा था GM इज इक्वल टू GE/6, तो हमने पुटअप किया GM की जगह GE/6। तो फाइनली अब अगर आप इस फार्मूले में देखेंगे तो m इंटू GE क्या हो गया, वेट ऑफ द बॉडी एट द अर्थ। क्यों अर्थ पर, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसका है, अर्थ का लिखा हुआ है। सो दिस इज m इंटू GE इज अ वेट ऑन द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, और ये डिवाइडेड बाय क्या हो गया 6। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का मून पर उतना ही वेट होगा, ठीक है, जो बेसिकली 1/6 पार्ट होगा किसका, उस बॉडी के वेट का जो अर्थ सरफेस पर है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अर्थ सरफेस पर अगर ये पर्टिकुलर बॉडी कितनी है 30 किलोग्राम की है, तो इसका 1/6 कितना होता है 5 किलोग्राम, मतलब 6 से आप डिवाइड कर दीजिए 30 किलोग्राम को, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम। तो इट मीन्स कि यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि द वेट ऑफ द बॉडी एट द मून इज़ बेसिकली क्या, 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सरफेस। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये अपने वज़न को कम करने का। तो ऐसे लोग जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा परेशान ना हो, वो सीधे सीधे चांद पर चले जाएं, सीधे सीधे उनका जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, सो दवाइयों पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए चांद पर तो आपने वेट कैलकुलेट कर लिया और आप बड़े खुश हो गए कि चलो चांद पे जो है वो वेट कम हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं बॉडी इज़ एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप चांद पर नहीं गए, अब आप क्या हो गए ज़मीन के अंदर चले गए, इट मीन्स कि अर्थ के सेंटर पर पहुंच गए। अर्थ के सेंटर पर कितने अंदर, मतलब ये अर्थ है, ये अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस की जो दूरी होगी वो क्या होगी इसकी रेडियस, और रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक, तो आपने क्या किया, सरफेस से आप 6400 किलोमीटर अंदर गए। सो एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। अर्थ के सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक, ठीक है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। क्यों, सो द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ गिवन बाय, वेट की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन ही अगर 0 पुटअप कर दिया तो वेट कितना हो गया 0। तो वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होता है 0। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन अगर अर्थ के सेंटर पर चला जाए तो यहाँ पर वो कैसा फील करेगा, वेटलेस फील करेगा अपने आप को। ठीक है, अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वैसे तो अर्थ क्या होता है सॉलिड स्ट्रक्चर है, लेकिन अर्थ अगर सपोज हॉलो होता, खोखला होता अंदर से, तो अर्थ के सेंटर पर अगर कोई पर्सन जाता तो यहाँ पर सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या रहते हैं, उड़ते रहते हैं, वेटलेस फील करते रहते हैं अपने आप को। ठीक, सो देखिए वेट एट द डिफरेंट हाइट, तो अभी हमने वेट एट द मून देख लिया, ठीक है, वेट एट द सेंटर ऑफ अर्थ देख लिया। अब सपोज आप अर्थ की सरफेस से कुछ स्पेसिफिक हाइट पर चले गए। देखिए जैसे ये भाई साहब खड़े हुए यहाँ पर अपने हाथ को चौड़े करते हुए, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर सपोज आप अर्थ की सरफेस से बहुत ज़्यादा हाइट पर आकर खड़े हो गए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइट बढ़ती जाएगी वेट भी वेट जो होगा वो बदलता जाएगा या वेट कम होता जाएगा। देखिए किस तरह से, if the body is at the appreciable height h from the surface of the earth, so weight of the body at the height h given by wh equals to mgh। अब क्योंकि w का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है कि बेसिकली w बेसिक क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट बदलता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ होते जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और अर्थ सरफेस के अंदर जाएंगे
तो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जाएगी। इट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ की सरफेस पर ही होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, एक स्पेसिफिक हाइट पर है, और इसी स्पेसिफिक हाइट पर आप वेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सफिक्स एच का यूज़ किया हुआ है। अब क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट पे क्या होता है, कम होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डेफिनेटली इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एट स्पेसिफिक हाइट, वो क्या होगा, कम होगा। तो सो द वेट ऑफ द बॉडी एट द स्पेसिफिक हाइट एच विल बी क्या होगी, लेस देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द अर्थ सरफेस। क्लियर। तो आपने देखा कि बेसिकली एज द हाइट एच ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस द वेट डिक्रीजेस। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, तो जैसे जैसे अर्थ सरफेस से आप ऊपर जाते जाएंगे जो आपके वेट जो होगा, वेट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती जा रही है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। स्पेस क्राफ्ट देखे होंगे आपने देखा होगा, अंतरिक्ष में जब भी लोग जाते हैं तो वो अक्सर हवा में उड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो हर पर्सन का अपना एक मास तो है। अब क्योंकि मास के साथ में मल्टीप्लाई होने वाला जो जी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो, इसलिए इनका वेट क्या हो गया, ज़ीरो। इसीलिए अपने आप को वेटलेस फील करते हैं और हवा में उड़ते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन द स्पेस शिप मूविंग इन द स्पेस पर्सन एक्सपीरियंस द वेटलेसनेस एज द अपेरेंट वैल्यू ऑफ द जी इज ज़ीरो। क्लियर। जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पर वेट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो। अगेन सेकंड एग्जांपल एक और देखते हैं। पर्सन जंपिंग फ्रॉम द हेलीकॉप्टर बिफोर ओपनिंग द पैराशूट एक्सपीरियंस द वेटलेसनेस। ठीक, तो हेलीकॉप्टर भी ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर होता है। यहाँ से जब भी कोई पर्सन डाइव करता है तो ऑब्वियसली उसको फील होने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है। इसीलिए जैसे ही कोई पर्सन किसी हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होता है या किसी स्पेस क्राफ्ट से किसी प्लेन से ड्रॉप करता होता है या फॉल होता है या डाइव करता है, तो इनिशियल लेवल पे जब तक वो एक पर्टिकुलर हाइट पर है वहाँ पर अपने आप को वेटलेस फील करता है, और जैसे जैसे फिर नीचे की तरफ आता है वो अपने आप को ज़्यादा वेटी फील करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे आते वक्त जी की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है। सो तो these are the two most important examples to show how the weight of the body is varying with respect to the height from the earth surface। तो चलिए आज हमने देखा बेसिकली मास और वेट के बारे में, उनकी डेफिनेशंस और उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स। ठीक है, तो इनको रिवाइज करते हैं, इसी बहाने हम मास और वेट में डिफरेंस भी देख लेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। तो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी। हम कह चुका हूँ मास क्या है, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी में जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है, उसका मास। जबकि वेट की हम बात करें तो वेट ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज़ अ फोर्स विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। तो वेट क्या था, एक फोर्स था जिस फोर्स से किसी अर्थ सरफेस किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, मास की बेसिकली क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि वेट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होती है क्योंकि वेट की एक डायरेक्शन होती है। किस तरह से डायरेक्शन, तो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है। वेट के बारे में अभी हमने कहा कि बेसिकली वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, जी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब क्योंकि जी की वैल्यू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ डायरेक्शन है इसकी, और मास तो आपने एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेट की भी जो डायरेक्शन होगी हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जो होगी उसका जो वेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो इसलिए वेट क्या है, बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। मास ऑफ द बॉडी इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच रिमेन्स सेम एनीवेयर। क्लियर, मैं बता चुका हूँ मास कभी भी नहीं बदलता है, मास हमेशा फिक्स होता है चाहे आप उस बॉडी को कहीं पर भी ले जाएं। जबकि वेट इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इट्स मे हैव द डिफरेंट वैल्यूज एट द डिफरेंट प्लेसेस। वेट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेट जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग अलग लोकेशन पे बदलेगा तो डेफिनेटली वेट भी बदलेगा, क्योंकि वेट बदलेगा इसलिए वो कभी भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती। सो मास इज मेजर्ड बाय द पेन बैलेंस। मास को नॉर्मली आप एक पेन बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। पेन बैलेंस कौन सा है, ये जो तराजू अभी हमने आपको दिखाया था, तो दिस इज़ अ पेन बैलेंस। ठीक है,
दिस वन इज़ अ पेन बैलेंस। ठीक, ये उसके दो पेन होते हैं, इसमें एक तरफ आप मटेरियल रखते हैं, दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वेट रखते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ किस लिए होता है, किसी पर्टिकुलर बॉडी के मास को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगेन अगर वेट की बात करूँ तो वेट ऑफ द बॉडी इज़ मेजर्ड बाय द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से वेट मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस में सिंपल स्प्रिंग में कोई भी पर्टिकुलर बॉडी को लटका दिया जाता है, तो जितना वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्लियर, उतना ही पर्टिकुलर वहाँ पर क्या होता है, उसका अपोजिट फोर्स कंसिडर करके उसको हम वेट मानते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली डिफरेंस था मास और वेट में, और इसी बहाने हमने मास और वेट को एक बार रिवाइज कर लिया, इसको कंक्लूड कर दिया इस पर्टिकुलर लेक्चर को। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है सो आप इसे कम से कम पहले 2 से 3 बार देखिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, यू कैन व्हाट्सअप टू मी। ठीक है, थैंक यू। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको सामने एक फेस आइकॉन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक कीजिए। श्योरली जो भी नए नए लेक्चर्स होंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे। थैंक यू।